हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 23 अप्रैल के फर्स्ट एडिटोरियल की, जजेस प्रोटेम। तो जजेस प्रोटेम से मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो टर्म दे रखा है आपको, इसका मीनिंग क्या है। देखो, ये एक एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है। सबसे पहली बात, चूंकि जजेस नाउन है और नाउन के साथ आ रहा है तो ये एडजेक्टिव की भूमिका में है। ठीक है, भी नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। प्रोटेम से मतलब क्या है? प्रोटेम का मतलब होता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए। लिख सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लिख लीजिएगा। देखो, यहां तो लिखा नहीं जाएगा। तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब है थोड़े समय के लिए। तो जजेस जिनको थोड़े समय के लिए क्या कर दिया जाए, शामिल कर लिया जाए। और ये आर्टिकल है किस बारे में? अभी देखो क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है कि भाई जो बहुत समय से बैकलॉग पड़ा है, जो बहुत समय से पेंडिंग केसेस हैं, ढेर लगे हुए फाइलों का, उन केसेस का डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उन केसेस को निपटाने के लिए हम जजेस को नियुक्त करते हैं कुछ समय के लिए। एडहॉक जजेस की नियुक्ति की बात इन्होंने की है। लेकिन लेखक ये कह रहा है कि ठीक है, आप ये कर तो लो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप एडहॉक जजेस को लेकर और ये काम करना शुरू कर दो और फिर जो एक वैकेंसी निकालते रहते हो आप, रेगुलर अपॉइंटमेंट जो होते हैं जजेस के, कहीं आप उसको ही निरस्त कर दो। कहीं ऐसा मत करना। तो ये पूरा इस आर्टिकल का सार है, इसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो हेडलाइन में ही आपको एक वर्ड मिला, प्रोटेम, जो कि एक एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में यूज़ कैसे किया गया है। चूंकि जजेस के साथ यूज़ किया गया इसलिए प्रोटेम यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए। ठीक है, आगे देखें। रोपिंग इन रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस। रोप इन का मतलब होता है शामिल करना, इंक्लूड करना, इन्वॉल्व करना। अब रोपिंग इन है वो एक, रोपिंग जो है यहाँ पे ये जेरेंड की काम करेगा। वैसे रोप इन पूरा एक जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब शामिल करना है। तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को शामिल करना किसके लिए? टू क्लियर बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब एक्यूमुलेशन होता है, जो ढेर होता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। या फिर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो स्टॉक पाइल। ठीक है, जो ढेर लगा हुआ है, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं बैकलॉग। तो हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस तो कंपाउंड नाउन है, इससे पहले रिटायर्ड है, पास्ट पार्टिसिपल है। टू क्लियर ये आपका इन्फिनिटिव है। बैकलॉग जो एक्यूमुलेशन है, स्टॉक पाइल है। शुड नॉट बी ये नहीं होना चाहिए। एट कॉस्ट ऑफ किस कीमत पर? इस कीमत पर कि रेगुलर अपॉइंटमेंट, जो नियमित आप नियुक्तियां करते हैं उसकी कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। कि अगर आप हाई कोर्ट जजेस को, रिटायर्ड जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन जजेस को आप शामिल कर रहे हैं ताकि जो केसेस की फाइलें ढेर लगा हुआ है उनको आप क्लियर करना चाहते हैं, तो ये करो तो सही। लेकिन ये जो काम है आपका, ये इस कीमत पर नहीं होना चाहिए कि आप रेगुलर अपॉइंटमेंट्स को ही दांव पर लगा दो। ठीक है, तो ये शुड नॉट बी जो दे रखा है वो इसकी वर्ब है। तो जो आपको येलो कलर में नजर आ रहा है वो सबके सब सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आगे बात करें। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। टू इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब होता है किसी कानून का प्रयोग करना। कोई भी नियम, कानून, इसका प्रयोग करें किस लिए? कोई विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यू वांट टू अचीव समथिंग, तो आप इन्वॉक करते हैं कोई भी रूल को, कोई भी लॉ को, उसको इन्वॉक कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसके लिए? इन्वॉक करने के लिए, यूज करने के लिए। अ डोरमेंट प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब प्रावधान होता है। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, जो कुछ समय से यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और यू कैन से फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए जो यूज नहीं किया जा रहा है उसको बोलते हैं डोरमेंट। डोरमेंट एडजेक्टिव है, प्रोविजन नाउन है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि भाई एक प्रावधान ये यूज करना चाहते हैं, एक ये नियम यूज करना चाहते हैं जो कुछ समय से यूज नहीं हो रहा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले द लगता है। टू क्लियर किसके लिए? क्लियर करने के लिए। क्या? द वे फॉर अपॉइंटमेंट और रिटायर्ड जजेस। और वो प्रावधान किसके लिए है? कि ये प्रावधान जो है वो क्लियर करता है कि इससे क्या कर सकते हो आप, इससे आप नियुक्ति कर सकते हो। तरीका बताता है ये, नियुक्ति हो सकती है रिटायर्ड जजेस की। किस रूप में? एज एडहॉक जजेस। एडहॉक का मतलब होता है फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। ठीक है, कोई विशेष उद्देश्य के लिए जो होता है उसको बोलते हैं एडहॉक। ये एक प्रकार से मेक शिफ्ट भी कह सकते हो, जुगाड़ है आपके पास। कि एक तो रेगुलर नियुक्तियां होती हैं और एक जुगाड़ है आपके पास कि ठीक है आप इनसे काम करवा लो। टू क्लियर किस लिए? टू क्लियर, क्लियर करने के लिए। माउंटिंग, माउंटिंग मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग।
एरियर्स, एरियर्स का मतलब ये एक तो ये जो नाउन है, पहली बात तो ये नाउन है एरियर्स, ये प्लूरल फॉर्म में ही आती है, ध्यान रखना, इसमें लास्ट में एस आएगा। इसके साथ मान लो ये सब्जेक्ट बन जाता है और साथ वर्ब लगानी पड़ती तो प्लूरल ही लगती, ध्यान रखिए। ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया, जैसे एरियर्स है, थैंक्स है, पर्टिकुलर्स है, ठीक है ना, इनके साथ में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो एडहॉक जजेस को यहाँ पे लगाने की बात ये कर सकता है इस प्रोविज़न के अनुसार, और इसमें क्या होगा, इसलिए यहाँ पे ये एडहॉक जजेस को यूज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माउंटिंग एरियर्स है, एरियर्स का मतलब बकाया है, पेंडिंग, जो पेंडेंसी पड़ी है, जो काफ़ी लंबे समय से स्टॉक, ये जो स्टॉक पाइल है, ये जो आपका कहें कि बैकलॉग है, इसी को एरियर्स कहा गया है। इन द वेरियस हाई कोर्ट्स, भिन्न भिन्न हाई कोर्ट्स में, इज़ एन इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट का मतलब क्या होता है, इंडाइटमेंट का मतलब एक तो होता है दोषारोपण, एक तो आरोप को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडाइटमेंट का मतलब है एक संकेत, एक हिंट कि भाई कोई पॉलिसी है, कोई भी आपका जो एक कह सकते हो सोसाइटी है, कोई भी आपका जॉब है, वो बिल्कुल एकदम बुरी स्थिति में है, उसे कहेंगे इंडाइटमेंट। तो यहाँ पे इंडाइटमेंट का मतलब एक ऐसा संकेत कि आपकी जो पॉलिसी है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो बुरे स्थिति में है। तो ये यहाँ पे दर्शा रहा है, ये जो डिसीजन लिया गया है ये दर्शा रहा है कि कितनी हालत ख़राब है, किसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले, कि असाधारण रूप से देरी हो जाती है इन फिलिंग अप जुडिशियल वैकेंसीज। फिलिंग अप का मतलब हो गया भरना, जुडिशियल वैकेंसीज का मतलब कोर्ट में जो वैकेंसीज पड़ी रहती हैं उनको भरने में कितनी देरी होती है, उसके पूरे जो ख़राब हालत हैं उसको दर्शाता है। फिर समझना, इसको आसान करें तो ये देखो सब्जेक्ट हुआ, इसको सीधा जोड़ दो यहाँ से। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो एक इंडाइटमेंट है, वो एक संकेत है, खराब हालत को बता रहा है, किसको जो असाधारण देरी होती है, किस में जुडिशियल वैकेंसीज को फिलअप करने में, ठीक है। डिसीजन क्या है, डिसीजन है इन्वोक करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक डोरमेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक निष्क्रिय सा पड़ा हुआ एक प्रावधान है, उसका यूज़ करना चाहता है। किस लिए यूज़ करना चाहता है, क्योंकि अगर इस प्रावधान का यूज़ करेगा तो यहाँ पे एक रास्ता मिलेगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति कर सकता है। किस रूप में, एडहॉक जजेस के रूप में। किस लिए, ताकि बढ़ते हुए जो ये केसेस हैं, बढ़ते हुए जो बैकलॉग हैं, उसको क्लियर करने के लिए, कहाँ पर, भिन्न भिन्न हाई कोर्ट्स में। तो यहाँ पे इन्वोक जो शब्द था, इसका मतलब है यूज़ करना किसी भी कानून को, नियम को। एडहॉक का मतलब होता है जो फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, या मेक शिफ्ट कह सकते हैं। एरियर्स का मतलब है यहाँ पे बाकी बचा हुआ, पेंडिंग जो चीज़ें हैं। इंडाइटमेंट का मतलब है ये कोई भी संकेत कि जिसमें बताया जाता है कि पॉलिसी आपकी जो है या काम करने का सिस्टम है वो ख़राब है, ठीक है। आगे देखिए, वेदर द फॉल्ट लाइज विद द कॉलेजियम सिस्टम और द सेंटर्स टार्डीनेस। तो कह रहा है कि क्या ये जो फॉल्ट है, ये जो गलती हो रही है, यहाँ जो ये कमी पड़ रही है, क्या ये निहित है, लाइज के साथ विद लगेगा यहाँ पे, लाइज विद का मतलब है कि इसका कारण ये है क्या, कि कॉलेजियम सिस्टम मतलब पुराने समय का जो सिस्टम आप यूज़ करते आ रहे हो, ब्रिटिश टाइम का जो सिस्टम यूज़ करते आ रहे हो, उस कारण से ऐसा हो रहा है। या सेंटर्स टार्डीनेस, टार्डीनेस का मतलब होता है स्लोनेस कह सकते हो, डिले कह सकते हो, एकदम सुस्ती जो है, केंद्र सरकार की सुस्ती, केंद्र सरकार की देरी करने की जो प्रवृत्ति है उसका परिणाम है। या फिर कॉलेजियम सिस्टम जो है, जो पुराने समय से सिस्टम चला रहा है, ब्रिटिश टाइम से सिस्टम चला रहा है, उसके कारण ऐसा होता है। देयर इज़ लिटिल डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लिटिल के पहले जब आप कुछ भी नहीं लगाते हो, ना ए और ना द, इसको नेगेटिव पढ़ा जाता है, इसको नो या नथिंग के रूप में लेते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है दैट द अनएक्सेप्टेबल डिले, कि ऐसी देरी जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, नियुक्ति की प्रक्रिया में, इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही के समय में, हैज़ कोज्ड ह्यूज वैकेंसीज, इसके कारण क्या हो गया है कि जो अनएक्सेप्टेबल डिले है इसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब वैकेंसीज बनी हुई हैं हाई कोर्ट्स में, ठीक है, रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं। फिर समझे कि अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि भाई क्या, अब वेदर का प्रयोग करते हैं तो वेदर के साथ और लगा हुआ है कि देखो दो कारणों से देरी हो सकती है। ये जो फॉल्ट है कि भाई जो देरी हो रही है नियुक्तियों के अंदर, ये किस कारण से है, ये क्यों मतलब इतना ये पेंडिंग पड़ा हुआ है मामला, तो क्या ये गलती इसकी है कि भी कॉलेजियम सिस्टम की गलती है, या फिर केंद्र सरकार की जो सुस्ती है उसकी गलती। टार्डीनेस का मतलब ये एक कह सकते हो एक टार्डीनेस का मतलब डिले जो होने की प्रवृत्ति है उसको टार्डीनेस बोलते हैं, ठीक है। देयर इज लिटिल डाउट, अब यहाँ पे एक नया क्लोज स्टार्ट हुआ, देयर से स्टार्ट है तो लिटिल डाउट की वर्ब है वो पहले लग गई, इससे इज इन्वर्जन लग गया, दैट कंजंक्शन लग गया, अनएक्सेप्टेबल डिले सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब यहाँ पे क्या हो गई, हैज़ कोज्ड।
तो जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जो हाल ही के समय में देरी हो रही है, और ऐसी देरी जो अनएक्सेप्टेबल, को स्वीकार नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा देरी हो रही है, तो इसने क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी छोड़ दी हैं हाई कोर्ट्स में। ठीक है, समझ गए। देयरफॉर, इसीलिए ये एक इलेटिव कंजंक्शन है, मतलब परिणाम बताने वाले कंजंक्शंस में यूज़ किया जाता है। इट इज़ डेफिनेटली नॉट अनवेलकम, इसीलिए यह निश्चित रूप से अनवेलकम है, मतलब स्वागत योग्य नहीं है। दैट द कोर्ट हैज चोजन, कि कोर्ट ने क्या चुना है, कोर्ट ने चुना है टू एक्टिवेट आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने यहाँ पे एक चूज़ किया है कि ये जो एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 224A, इसको यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। विच प्रोवाइड्स, ये जो आर्टिकल है उसके लिए विच आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट। प्रोवाइड फॉर का मतलब ये यहाँ पे इनको फैसिलिटेट करेगा, इस चीज़ को, ये आसान कर देगा किस चीज़ को, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, कि जो एड हॉक जजेस है उनके अपॉइंटमेंट को प्रोवाइड फॉर। प्रोवाइड फॉर का मतलब एक प्रकार से ये मान लो जो एक ब्रिंग अबाउट काम करता है, कोज, इसको कोज मान लो कि इससे क्या होगा, इससे ये काम हो जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है ये क्या करेगा, ये एड हॉक जजेस की नियुक्ति कर देगा हाई कोर्ट्स में, बेस्ड ऑन देयर कंसेंट, किसके आधार पर, उनकी सहमति, कि अगर कोर्ट का रिटायर्ड जज है, अगर वो काम करना चाहता है तो फिर वो अपनी सहमति के आधार पर ऐसा हो सकता है। कंसेंट का मतलब होता है असेंट, अग्रीमेंट, ASSENT, असेंट, या फिर अग्रीमेंट कह सकते हो, कि अपनी सहमति के आधार पर, उनकी सहमति के आधार पर। ये देयर आ रहा है, वो जजेस के लिए आ रहा है। तो कह रहा है कि भाई इसीलिए ये निश्चित रूप से, मतलब ऐसा नहीं है कि स्वागत योग्य नहीं है। अब देखो ये भी एक नेगेटिव हो गया और अनवेलकम भी नेगेटिव हो गया, तो आप इसको पॉजिटिव मान लो, दो नेगेटिव हो गए पॉजिटिव मान लो। इसका मतलब ये स्वागत योग्य है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है कि कोर्ट ने क्या चुना है, कोर्ट ने यहाँ पे एक बात चूज की है कि वो आर्टिकल 224A को एक्टिवेट करना चाहते हैं। ये आर्टिकल क्या करता है, ये यहाँ पे इस प्रक्रिया को आसान करता है कि भाई एड हॉक जजेस की नियुक्ति हो सकती है हाई कोर्ट्स में, लेकिन वो आधारित किस पर होती है, उनकी सहमति पर। ठीक है। अब बेंच हेडेड बाई CJI S.A. बॉब्डे, तो एक बेंच जिसको हेड किसने किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बॉब्डे ने, ये बेंच ने क्या किया है, हैज़ मेड इट क्लियर, इस बात को स्पष्ट किया है। एक बात समझना, ये हेडेड बाई है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जहाँ भी होती हैं उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आगे वाला शब्द होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये S.A. बॉब्डे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ अ बेंच, इसलिए इसी को देखकर वर्ब लग रही है। ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में डिस्कस करने को मिलते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे इसको। तो अ बेंच और हेडेड बाई, तो आपको लगेगा कि नज़दीक का शब्द ये है, इसको देख के लगाएं। वहाँ बताया जाता है कि भाई ये शब्द हैं, हेडेड बाई है, लेड बाई है, कंट्रोल्ड बाई है, टुगेदर विद है, अलॉन्ग विद है ना। तो ये शब्द होंगे तो पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग लगता है। क्यों लगता है, इसका कारण ये है क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो फिर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो लगाएंगे वो, इसलिए एस बॉब्डे को देखकर नहीं, ए बेंच को देखकर हैज़ मेड है। तो वो बेंच जो कि ऐसे बॉब्डे के द्वारा हेड की गई, उसने क्या किया, इस बात को स्पष्ट कर दिया दैट द चैलेंज ऑफ माउंटिंग एरियर्स, कि ये जो चुनौती है किसकी, बढ़ते हुए एरियर्स की। एरियर्स का मतलब बकाया जो ये बैकलॉग है, ये जो पेंडिंग फाइल पड़ी है ना, माउंटिंग का मतलब बढ़ता हुआ, एन एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, और जो वैकेंसीज एग्जिस्ट पड़ी हैं, एग्जिस्टिंग वैकेंसीज का मतलब वो वैकेंसीज जो अभी हाल फिलहाल बनी हुई हैं, रिक्वायर्स, उसके लिए ज़रूरत है, रिकोर्स टू का मतलब होता है एक रिजोर्ट, सहारा लेना, अंतिम एक आपके पास सहारा हो, विकल्प हो, उसको बोलते हैं रिजोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 224A। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बेंच है जिसे CJI S.A. बॉब्डे ने हेड किया, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि जो चुनौती है माउंटिंग एरियर्स की, जो बढ़ते हुए केसेस की जो ये चुनौती है, और जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज और हाल फिलहाल जो रिक्तियाँ पड़ी हैं, ठीक है, तो ये जो चैलेंज है दोनों चीज़ों का, एक तो माउंटिंग एरियर्स का, एग्जिस्टिंग वैकेंसीज का, इस चैलेंज के लिए ज़रूरत किसकी है कि अब आर्टिकल 224A का सहारा लिया जाए। ठीक है, सहारा लेने को रिकोर्स कहा गया है। द नंबर्स बोथ इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेज, इन रेस्पेक्ट ऑफ मतलब इस संदर्भ में, तो जो संख्याएं हैं दोनों चीज़ों में, कौन कौन से संदर्भ में, एक तो पेंडेंसी ऑफ केसेस के संदर्भ में, बोथ के साथ में देखो एंड लगता है, ये एंड लगा हुआ है, तो दोनों चीज़ों में, एक तो पेंडेंसी ऑफ केसेस के संदर्भ में, एंड वैकेंसीज इन द हाई कोर्ट्स, और दूसरा जो हाई कोर्ट में वैकेंसीज है इस संदर्भ में। तो ये जो संख्याएं हैं आर क्वाइट कंसर्निंग, ये बिल्कुल चिंताजनक है। कंसर्निंग का मतलब चिंताजनक, क्वाइट का मतलब बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं कहाँ कहाँ पे, दोनों जगह पे, बोथ के साथ में एंड लग गया, कि एक तो यहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस देख लो, चाहे
केसेस की पेंडेंसी, इसी को एरियर्स कहा गया था। और दूसरी बात, हाई कोर्ट्स में जो वैकेंसीज हैं उनमें, तो ये दोनों चीज़ें ही जो हैं बहुत ही चिंताजनक हैं। अब बैकलॉग, अब ये थोड़ा समझाया है हाइफन लगा के, अब बैकलॉग ऑफ ओवर 57 लाख केसेस, कि 57 लाख केसेस से ज़्यादा का बैकलॉग है ना, मतलब ये इतना एरियर्स है, इतना कह सकते हो, इतने केसेस पेंडिंग हैं। और वैकेंसी लेवल कितना है, 40% है, मतलब 100 में से 60 सीटें ही भरी हैं, 40 सीटें खाली पड़ी हैं। 5 हाई कोर्ट्स अकाउंट फॉर, 5 हाई कोर्ट्स हैं, अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू फॉर्म अ टोटल ऑफ समथिंग, टू फॉर्म अ टोटल ऑफ समथिंग, मतलब कुल मात्रा का इतना भाग ये कवर करता है। तो 5 हाई कोर्ट जो हैं वो 54% इन केसेस का कवर करता है, मतलब 5 हाई कोर्ट में ही इतने जो केसेस पड़े हैं ना, 57 लाख केसेस, इनमें से 54% केसेस तो 5 हाई कोर्ट में ही बकाया पड़े हैं। इंटरेस्टिंगली, बड़े ही रोचक चीज़ है ये एडवर्ब है, ऑफिशियल डेटा सजेस्ट, कि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं, ये संकेत करते हैं, ऑफिशियल डेटा को देखकर सजेस्ट आ रहा है। डेटा जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ करते हैं आजकल, वैसे डेटा का सिंगुलर है वो डेटम होता है, ठीक है। तो ऑफिशियल डेटा यहाँ पे ये सुझाव देते हैं, संकेत देते हैं दैट देयर नीड नॉट बी अ कोरिलेशन, कि यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कोरिलेशन बैठाएं, यहाँ पे परस्पर संबंध बैठाएं, किसके बीच में, बिटवीन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द लार्ज बैकलॉग, दोनों चीज़ों के बीच में, कि एक तो संख्या देखो आप वैकेंसीज कितनी है, और लार्ज बैकलॉग इतनी बड़ी, आप ये कहो कि भाई ये वैकेंसीज हैं इस कारण से ऐसा हो रहा है, ऐसा कोरिलेशन बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये रोचक बात है कि जो ऑफिशियल डेटा हैं वो यहाँ ये संकेत देते हैं कि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है कि कोरिलेशन हो, यहाँ पे कोई परस्पर संबंध हो, संबंध तो है ही, रिक्तियाँ हैं, इसी कारण से तो ये मतलब पेंडिंग केसेस हैं, कि भाई एक व्यक्ति किसी दिन में इतना काम कर दे, भाई 10 व्यक्ति होते तो जल्दी निपट जाता काम, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ऑफिशियल डाटा में तो ये आती है जानकारी कि भी कोरिलेशन नहीं है इस चीज़ के बीच में, कि भी वैकेंसीज जो हैं, वैकेंसीज की संख्या जो है और जो बड़ा बैकलॉग पड़ा है, पेंडिंग पड़े हैं केसेस, उसमें कोई कोरिलेशन है, ऐसा कोई इसमें है नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ 5.8 लाख केसेज, मद्रास हाई कोर्ट में 5.8 लाख केसेज हैं, अगेंस्ट रिलेटिवली लो लेवल ऑफ वैकेंसी एट 7%। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई अब ये जो बात बताई ना ऊपर, इसको समझाया है इसने कि ऑफिशियल डेटा किस आधार पर ये बात करते हैं कि इनमें कोई कोरिलेशन नहीं है। कह रहा है कि भाई रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से, लो लेवल ऑफ वैकेंसी, तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी वाला लेवल है, रिक्तियों की संख्या है वो बहुत कम है, 7% ही रिक्तियाँ हैं, 93% पदों पे तो जजेस बने हुए हैं, केवल 7% जजेस ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे केसेस बाकी कितने हैं, 5.8 लाख केसेस हैं। एज मैनी एज 44%, अब ये एज के बीच में डिग्री लगाते हैं पॉजिटिव, तो ये मैनी डिग्री पॉजिटिव है। अब मैनी की डिग्री कंपैरेटिव होती है मोर, और मैनी की डिग्री सुपरलेटिव होती है मोस्ट, ठीक है। एज मैनी एज मतलब इतने ज़्यादा। अब कह रहा है 44% जो है ऑफ द पोस्ट्स इन द कैलकाटा हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट में जो पोस्ट्स हैं उनके 44% पेंडिंग हैं, और यहाँ पे केसेस का एरियर्स कितना है, वो 2.7 लाख ही है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है लेखक कि भी ऑफिशियल डेटा किस आधार पर बताते हैं कि दोनों में कोरिलेशन नहीं है। जहाँ मद्रास हाई कोर्ट में केसेज तो पेंडिंग ज़्यादा हैं, वैकेंसी बिल्कुल ना के बराबर है, वहीं यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट में बात करें तो आप कहें कि 100 जजेज अगर हैं तो उसमें से 66 ही काम करते हैं, मान लो 44% तो वैकेंट पड़ी हैं पोस्ट, लेकिन पेंडिंग केसेस कितने हैं, वो 2.7 लाख की हैं, बहुत कम है। तो 44% जो हैं इसको देखकर यहाँ पे आर आ रहा है। वैसे परसेंटेज जो होता है वो सिंगुलर में ही काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोस्ट का 44% है, इसलिए पोस्ट का 40% निकालना आसान हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप आर लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है ये। दूसरा केसेज हैं, इसकी देखकर स्टैंड वर्ब है। अब कह रहा है एज द प्रोविजन हैज़ बीन यूटिलाइज्ड ओनली स्पेयरिंगली इन द पास्ट, स्पेयरिंगली मतलब बहुत ही स्मॉल कह सकते हो मेजर्स में, बहुत ही छोटे मात्रा में। तो ये जो प्रोविज़न है, कौन सा प्रोविज़न, जो ये 224A की बात कर रहे हो ना आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये जो प्रोविज़न है हैज़ बीन यूटिलाइज्ड, इसका उपयोग किया गया, मतलब यूज़ करना। ओनली स्पेयरिंगली मतलब बहुत ही कम यूज़ किया गया है इन द पास्ट, भूतकाल में। एंड फॉर द लिमिटेड पर्पज़, और बहुत ही एक सीमित उद्देश्य के लिए यूज़ किया गया है, ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ केसेस। किस लिए किया गया है, डिस्पोज ऑफ करने। डिस्पोज ऑफ का देखो एक तो मतलब होता है गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। एक डिस्पोज ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है क्या, इसका मतलब होता है डील विद, निपटना, डील विद, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न है इसको यूज़ किया गया, पैसिव वॉइस है ये, और प्रोविज़न को देखकर है जा रहा है
केवल कैसे यूज़ किया, स्पेरिंगली, स्पेरिंगली एडवर्ब हो गया, बहुत ही कम यूज़ किया गया है भूतकाल में। अब ये देखो इन द पास्ट आ रहा है, जब भी इन द पास्ट लगाते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, तो इसी कारण देखो हैज़ बीन यूटिलाइज जो कि पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का है। फॉर द लिमिटेड पर्पज, और बिल्कुल सीमित उद्देश्य के लिए, और किस हेतु, पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ केसेस का निपटारा करने के लिए, डील विद करने के लिए। द एंडेवर टू अपॉइंट एडहॉक जजेस, तो ये जो प्रयास आप कर रहे हो, एंडेवर का मतलब एफर्ट, अपॉइंट करने का एडहॉक जजेस को, विल हैव टू कम विद सम गाइडलाइंस, तो विल हैव टू कम विद सम गाइडलाइंस, विल हैव टू का मतलब कोई भी चीज़ करनी पड़ेगी, तो इसमें कुछ आपको गाइडलाइंस चाहिए होगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर समझना। तो कह रहा है कि भाई चूँकि ये जो प्रोविज़न है इसका यूज़ है ना बहुत ही कम किया गया है पहले, और फॉर द लिमिटेड पर्पज डिस्पोजिंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ केसेस, और किस लिए किया गया है भूतकाल में भी, कि भाई कुछ पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ केसेस को निपटारा करने के लिए यूज़ किया गया है। तो आप जो ये प्रयास कर रहे हो एडहॉक जजेस की नियुक्ति का, तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। द कोर्ट हैज़ मेड अ बिगिनिंग, तो कोर्ट ने एक शुरुआत की है, कोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज़ है और हैज़ का थर्ड फॉर्म है। एक बिगिनिंग, बिगिनिंग यहाँ पे नाउन है और ये यहाँ पे ए आर्टिकल है। बाय डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करके, निर्देशित करके, दैट द ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट का मतलब भी कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से चिंगारी लगी, ये ट्रिगर पॉइंट है। फॉर सच एन अपॉइंटमेंट, ऐसे किसी भी नियुक्ति का, अब सच के बाद में अगर अपॉइंटमेंट्स होता तो एन नहीं लगता, तो सच के बाद में जब भी नाउन लगाओ आप तो देखा करो कि या तो नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल लग जाएगा सीधा, या फिर सिंगुलर लगाओगे तो उससे पहले ए और एन आएगा। कि ऐसे किसी भी अपॉइंटमेंट का ट्रिगर पॉइंट जो है विल बी, वो होगा व्हेन द वैकेंसीज गो बियॉन्ड 20% ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ, कि वैकेंसी जब 20% से परे चली जाएगी, 20% से अधिक रिक्तियां होंगी तब ऐसा होगा। ऑफ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब आप ये संख्या के लिए है, सैंक्शनड का मतलब स्वीकृत, जितनी एक स्ट्रेंथ की स्वीकृति है कि भाई ठीक है 80% तक काम चलाओ, लेकिन अगर 20% से अधिक, मतलब कहें कि 80% से कम अगर जजेस यहाँ पे हैं हाई कोर्ट में, तो फिर ये काम होगा। और वैन, और या फिर तब होगा, मोर देन 10% ऑफ द बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस आर ओवर 5 years ओल्ड, कि जितने भी बैकलॉग हैं पेंडिंग केसेस, जितना भी एक ढेर लगा हुआ है, जितना भी स्टॉक पाइल है पेंडिंग केसेस का, उसमें से 10% से ज़्यादा जो हैं वो 5 साल पुराने हो गए हैं, तब ये ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ तक फिर समझना। तो कह रहा है जो ये कह रहा है कि जो कोर्ट ने यहाँ पे एक शुरुआत की है, ये निर्देशित करके कि जो ट्रिगर पॉइंट होगा भी कहाँ से हम शुरुआत करेंगे ऐसे अपॉइंटमेंट की, हम तब शुरुआत करेंगे जब वैकेंसी जो हैं वो जितनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, जितनी भी स्वीकृति एक दे रखी है कि भाई इतनी तो संख्या होनी चाहिए, उसका अगर 20% से ज़्यादा चला जाता है रिक्तियाँ, तब करो। या फिर कब करो, जब बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेज, जितने बकाया केसेज हैं उनका जो ढेर है, उनका जो बैकलॉग है वो 10% ज़्यादा हो जाए और वो 5 साल से भी पुराना है, तब करो। आगे कह रहा है व्हेन केसेज इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, तो एक किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का है, जैसे मान लो दहेज के केसेज हैं एक साथ, या मर्डर के केसेज हैं एक साथ, है ना, तो ये जो हैं आर पेंडिंग ओवर फॉर 5 years, तो वो 5 साल से ज़्यादा से पेंडिंग पड़े हुए हैं। और व्हेन द रेट ऑफ डिस्पोजल, और जो इसको निपटारे की दर है, जो दर है, जो रेट है कि किस दर से इसका निस्तारण हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है, इज स्लोअर देन, वो कम है किससे, द रेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश केसेज, कि नए केसेज, इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे नए केसेज आने की जो दर है उससे अगर कम हो रहा है तब ऐसा होगा। ठीक है, तो ये कब करना है नियुक्तियाँ ऐसी, तो ये नियुक्तियों का ट्रिगर पॉइंट ये होगा, ये समझाया है कि जो केसेस हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो केसेस RRS को देखकर वो 5 साल ज़्यादा से पेंडिंग है, या फिर जो रेट ऑफ डिस्पोजल है, जो डील करने की प्रक्रिया है इसकी, उसकी जो दर है वो कम है किससे, फ्रेश केसेज के इंस्टीट्यूशन से, मतलब फ्रेश केसेज आने से। द बेंच हैज़ रूल्ड, बेंच ने यहाँ पे नियम दिया है, बेंच कौन सा, जो ऐसे बोबडे ने यहाँ पे हेड किया था, उस बेंच ने यहाँ पे एक बात बताई है, हैज़ रूल्ड मतलब निर्णय दिया है, दैट द करंट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, तो ये वर्तमान जो एक मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन, और ये मेमोरेंडम से मैं पूछूं आपसे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है, ध्यान रखना। मेमोरेंडा जो होता है वो प्लूरल होता है, इस यूएम को हटाकर ए जोड़ते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बेंच ने यहाँ पे बताया है कि जो वर्तमान में ज्ञापन है इस प्रोसीजर का, बी ऑल्सो फॉलोड, इसको भी क्या किया जाए, यहाँ पे एक डिसीजन दिया है कि इसको फॉलो किया जाए, कोर्ट चाहता है कि इसको फॉलो किया जाए। अभी बी ऑल्सो फॉलोड दे रखा है, सीधा देखो बी का प्रयोग कर दिया बिना किसी उसके कोई वर्ब वगैरह के, इसका मतलब ये सब्जंक्टिव मूड है,
जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ आपसे चाहता है, जब कोई व्यक्ति आपको आदेश देता है ऐसा करने का, कोई भी काम करने का, इंस्ट्रक्ट करता है, तो ऐसे केस में सब्जेक्टिव मूड लगता है। और सब्जेक्टिव मूड में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेंच ने यहाँ पे क्या नियम दिया है, क्या मतलब यहाँ पे ऑर्डर दिया है? ऑर्डर ये दिया है कि करंट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाए, किसके लिए? एडहॉक जजेस की नियुक्ति के लिए। ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया होगी इनिशिएटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो कि एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शुरू किया था, विद द सजेस्टेड टेन्योर ऑफ 2 to 3 ईयर्स। और इसमें यह सुझाया गया था कि भाई ये एडहॉक जजेस की नियुक्ति कितने समय के लिए करो? 2 से 3 सालों के लिए करो। ठीक है, द कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड, कोर्ट ने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है दैट दिस इज ए ट्रांजिटरी मैथडोलॉजी, कि ये एक अल्पकालिक, ट्रांजिटरी का मतलब है अल्पकालिक, जो टेम्परेरी है, अस्थायी है। ऐसा नहीं कि आपने जजेस ले लिए और उनसे काम करवा रहे हो। तो कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि ये एक अल्पकालिक मैथडोलॉजी है, प्रक्रिया है। एंड डज नॉट कॉन्स्ट्रेन, और ये कोई रोक नहीं लगाती है, कोई रुकावट नहीं डालती। कॉन्स्ट्रेन का मतलब रिस्ट्रेन है, रेस्ट्रिक्ट है, कर्ब है, लिमिट है। ठीक है, और ये यहाँ पे कोई रुकावट नहीं डालती है किसमें? द रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जो एक नियमित एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, नियुक्ति प्रक्रिया है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी। तो द कोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज़ क्लैरिफाइड है, दिस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। द गवर्नमेंट विच डिड नॉट अपोज द प्रपोजल, सरकार, अब सरकार के लिए दे दिए यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने कि यहाँ पे इस प्रक्रिया का विरोध नहीं किया। सरकार जिसने कि कोई अपोज नहीं किया, बट वांटेड द वैकेंसीज टू बी फिल्ड, लेकिन ये चाहा कि वैकेंसीज को यहाँ पे टू बी फिल्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया भाई। ठीक है, वरना अगर ये एक्टिव होता तो यहाँ पे सीधा बी फिल्ड होता। ठीक है ना, क्योंकि ये भी चाहा है, कोई चाह रहा है, कोई विश कर रहा है, कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, सब्जेक्टिव मूड लगता है, यहाँ बेस फॉर्म आती, लेकिन पैसिव है इसलिए टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है। लेकिन ये चाहा कि वैकेंसीज को फिल किया जाए पहले। वुड डू वेल टू एक्सपेडाइट, अब अच्छा होगा कि ये सरकार जो है, देखो सरकार के लिए यहाँ पे वुड डू वेल सीधा जुड़ा हुआ है, बाकी कॉमा से कॉमा के जंग थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। सरकार जिसने कि कोई अपोज नहीं किया इस प्रपोजल का, लेकिन ये चाहा सरकार ने कि वैकेंसीज को सबसे पहले फिल किया जाए, अच्छा होगा कि यहाँ पे एक्सपेडाइट करें। एक्सपेडाइट का मतलब है किसी प्रक्रिया को तेज कर देना, टू मेक समथिंग फास्टर यू कैन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छा होगा कि ये कहे कि एक्सपेडाइट द रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस, कि जो एक नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया है जजेस की, वो अपनी तरफ से, फ्रॉम इट्स एंड मतलब अपनी तरफ से, सरकार के लिए इट्स आ रहा है, अपनी तरफ से प्रक्रिया को तेज करे। एंड गिव अप इट्स प्रोपेंसिटी, और त्याग दे, छोड़ दे अपनी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? टू होल्ड बैक सम रिकमेंडेशन सेलेक्टिवली। होल्ड बैक का मतलब रोकना, सम रिकमेंडेशंस, कुछ सिफारिशों को, सेलेक्टिवली मतलब एक चुने हुए अंदाज में, कि खास तौर पे आप इसी तरह से पेश आते हैं कोई खास कैटेगरी के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार अच्छा होगा, गवर्नमेंट सब्जेक्ट, इसकी वर्ब ये कि यहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको तेज कर दे अपनी तरफ से, और अपनी जो प्रवृत्ति है होल्ड बैक करने की, होल्ड बैक मतलब रिस्ट्रेन करने की, होल्ड बैक मतलब रोकने की, डिले करने की, कुछ रिकमेंडेशंस को सिलेक्टिवली उसको छोड़ दे। एज फॉर द जुडिशरी, अब कहें कि न्यायपालिका के लिए क्या है? न्यायपालिका के लिए द आता है। अब जुडिशरी हो, कार्यपालिका हो, है ना, या विधायिका हो, उन तीनों से पहले द लगता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, इनसे पहले द लगता है। तो जुडिशरी के लिए इट शुड इंश्योर, इंश्योर में सुनिश्चित करना, इसको सुनिश्चित करना चाहिए दैट ओनली रिटायर्ड जजेस विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, कि केवल सेवानिवृत्त जजेस जिनके पास अनुभव हैं, जिनके पास कुशलता है, आर ऑफर्ड, उनको ऑफर किया जाए द टेम्परेरी पोजीशंस, ये जो आप अस्थायी नियुक्तियां दे रहे हो ये। एंड देयर इज नो हिंट ऑफ फेवरेटिज्म, और यहाँ पे कोई संकेत ना हो, कोई हिंट ना हो। फेवरेटिज्म का मतलब पक्षपात ना हो, कि किसी खास को आपने नियुक्त कर लिया है ना, ऐसा कुछ नहीं मिलना चाहिए इसके अंदर। किसी को फेवर नहीं करना है आपको, जिनके पास योग्यता है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, केवल उन्हीं को नियुक्ति देनी है। ठीक है, तो इट की वर्ब शुड इंश्योर है, शुड मॉडल है, इंश्योर यहाँ मैन वर्ब है। ऑनली रिटायर्ड जजेस जो दे रखा है ये आर ऑफर्ड इसकी वर्ब है। ठीक है, नो हिंट है, इसकी वर्ब इच है। तो ये था दोस्तों आज का पहला एडिटोरियल। अब देखिए मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं हर शाम 5 बजे, तो आज फ्राइडे है। अब नेक्स्ट सेशन जो आएगा एडिटोरियल का वो मंडे को शाम को 5 बजे हमारी मुलाकात होगी फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।